बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आज की आगाज़ की जो दिलचस्प खबर नाज़रीन वो है बादलों से मुतल्लिक, जिसका हम शिद्दत से इंतजार तो करते हैं गर्मी के मौसम में, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बादलों का वजन क्या होता है? फुल्का सा बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह दिखने वाला बादल कितना भारी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो टिश्यू पेपर की तरह दिखने वाला? क्योंकि वो जितना बारिश बरसात आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, मरी में, वहाँ पे आप तो बिल्कुल आपको ऐसे फ्लाई करते हुए नजर आते हैं। आपके आसपास वो घूम रहे होते हैं और ऐसे लग रहा था कि इनका कोई वेट ही नहीं है, या वो धुएं की तरह हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के से, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको पता है कि माहिर के मुताबिक आम कम्युलस बादल जो आसमान पर सफ़ेद, गोल और फूला हुआ नजर आता है, उसका वजन तकरीबन 5 लाख किलोग्राम या फिर 5 करोड़ ग्राम हो सकता है और तकरीबन 100 हाथियों के बराबर है। उफ, अच्छा, ये बात दुरुस्त है क्योंकि आप देखें तो उसके अंदर इतना पानी मौजूद होता है जो आपको बारिश बरसने की सूरत में नज़र आता है, तो ये बादल आपको देखने में हल्का फुल्का लगता है, लेकिन इसका वजन सेम उसी तरह से जुनैद, जब आप नीचे से एक जहाज़ को देखते हैं तो आपको बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन अगर आप उसके वजन को देखें या उसके हुजम को देखें तो वो बहुत ह्यूज है। इसी तरह से बादल जो आपको बहुत ही फूले हुए हल्के फुल्के से आसमान में रुई के गालों की तरह उड़ते हुए नज़र आते हैं, उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारा पानी रखते हैं जनाब। तो इसका तकरीबन वज़न बताया जा रहा है 5 लाख किलोग्राम या फिर 5 करोड़ ग्राम हो सकता है। इंटरेस्टिंग खबर थी जो आपके साथ हमने शेयर की। आप टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं और आपको बताएंगे आज की टॉप 5 स्टोरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे PSL 10 लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज लाहौर स्टेडियम में अपने आप को आजमाएंगे। पंजा आजमाई होगी, देखते हैं कौन सी टीम फेवरेट करार पाती है आज के मैच में। जी, इसके अलावा बात होगी पाक भारत कशीदगी की। आपको पता है कि वहाँ पे पहलगाम में इस वाक़े को इशू बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर से दरअंदाजी की जा रही है। पाक फ़ौज ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अब पेश कर दिए हैं और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, ये बताया गया DG ISPR की तरफ से। और वो सबूत जो हम तो मांग रहे हैं भारत से, वो देने से कासिर है या उनके पास है ही नहीं, बल्कि हमने जवाबन सबूत भी दे दिए हैं। और उनका जासूस जो रंगे हाथों यहाँ से पकड़ा गया था, कुलभूषण यादव, और इस तरह के सैकड़ों दर्जनों वाक़यात हैं, सबूत हैं जो कि हम बारहा रखते हैं, लेकिन दुनिया खामोश दिखाई देती है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सूरज कहां कहां आंखें दिखाने को तैयार है। गर्मी की शिद्दत किन इलाकों में ज़्यादा होने जा रही है, दर्जा हरारत क्या रहने वाला है और इस बार गर्मी का दौरानिया क्या होगा, इस पर भी होगी तफसील से बात। और फिर बात करेंगे कि क्या लिबास में छुपी है कामयाबी, अगर हाँ तो कई कामयाब लोग सादा लिबास क्यों पहनते हैं। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हों, चाहे वो एलन मस्क हों, मार्क ज़ुकरबर्ग हों, जेफ बेजोस हों या फिर बिल गेट्स हों, ये सारे वो शख्सियात हैं जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनी उसको ओन करते हैं, लेकिन जब आप इनके पहनावे देखते हैं तो बिल्कुल सादा, जीन्स पहनी होगी, T-शर्ट पहनी होगी और कोई ऐसा ब्रांड नहीं पहना होगा जिसको स्टेटस सिंबल समझा जाता है, बल्कि आम लोग जिनके पास थोड़ी सी दौलत आ जाए, जिनको 9 दौलतिया भी आम जुबान में कहा जाता है, वो बहुत कॉन्शियस होते हैं ब्रांड्स को लेके। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे, क्या महंगा पहनावा कामयाबी की ज़मानत है भी करता है। बिल्कुल दुरुस्त। और उसके बाद हम बात करेंगे एंजाइटी यानी जहनी दबाव, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है और क्या डिप्रेशन और एंजाइटी एक ही चीज़ के दो नाम है, इस पर तफसील से होगी बात। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं PSL 10 के 18वें मैच के ऊपर, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यकतरफा मुकाबले में ये जीत लिया है, मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी है। किस तरह से मुमकिन हो पाया? आपको पता है कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रिजवान से वही सवाल होगा जिसका हम अक्सर तज़किरा भी करते हैं। रिजवान ने, आपको याद है, कहा होगा कि या तो विन होता है या लर्न होता है, तो बार बार सवाल पूछ रहे हैं अब साहबी और आम लोग भी, क्रिकेट फैंस भी, कि आपने लर्न तो बहुत कर लिया है अपनी शिकस्तों से, हार हार के, तो विन कब करेंगे? लेकिन इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। चौधरी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये जो मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स का, ये एकतरफा साबित हुआ, एक नया रिकॉर्ड बनाया है मुल्तान ने, सबसे कम रन बनाने का, सिर्फ 89 रन बनाए हैं पाकिस्तान PSL की तारीख के अंदर। तो क्या वजह क्या है, मुल्तान बिल्कुल निकल नहीं पा रहा शिकस्त के गर्दाब से? जी बिल्कुल, इसके पीछे जो कल मेरी आपसे बात हो रही थी कि इसके बीच में पीछे छुपी हकीकत क्या है, तो वो उस हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान जो है वो मुसलसल मायूस कर रही है। उनके कप्तान अब भी टूर्नामेंट में
टॉप स्कोरर हैं, 350 रन उन्होंने अकेले ने बनाए हुए हैं और बाकी अगर टीमों की बात करें तो 225 रन के करीब ही बाकी लोग पहुंच सके हैं। तो ऐसी सूरत में कप्तान तो रन कर रहा है। जो आपने बात की लर्न और इसकी, तो इस हवाले से मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लफ्ज किसने इनके दिमागों में डाल दिया है। अगर बाबर आजम से बात करें तो वो भी यही कह रहा है कि हम सीख रहे हैं। लेकिन चोई साहब लर्न तो कर रहे हैं, वो बात विन नहीं कर रहे, लेकिन विन नहीं कर पा रहे। इतना क्या सीखना, मतलब कितना लर्न कर लेंगे। अवाम भी थक चुकी है, अवाम ने भी बहुत लर्न कर लिया इनकी शिकस्त से। देखें जुनेद, इशाल, लोगों को इस लफ्ज से सख्त नफरत हो गई है क्योंकि पाकिस्तान टीम मुसलसल शिकस्तों से दो चार है और उसके जिम्मेदार क्योंकि उसको लीड करते हैं बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान। तो जब ये लफ्ज आकर बोलते हैं तो लोग चिढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, दोनों टीमें ही सफर कर रही हैं, वो बाबर आजम की हो या मोहम्मद रिजवान की हो। एक हमारे साबका कप्तान है नेशनल टीम के, एक हमारे मौजूदा कप्तान है, और दोनों टीमें ही हमें सफर करती हुई नजर आती हैं। वजह क्या है? क्या ये कप्तानी का प्रेशर, वो तो चले मान लिया कि उस वक्त था, अब तो वो मतलब खुल के उन्हें परफॉर्म करना चाहिए था। PSL तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी तमाम अपने ही खिलाड़ी खेल रहे हैं, अपने पाकिस्तान के खिलाड़ी ज्यादातर आपके साथ खेल रहे हैं, तो अपने होम ग्राउंड पर खेलने का एज भी आपको हासिल है। इसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस निकल के ना आना, क्या समझते हैं कि आप ये नेशनल टीम से भी आउट ही समझें अगर परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया PSL है तो? जी बिल्कुल, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो ये दोनों प्लेयर जो हैं, जो सेल्फिश सिर्फ अपनी जात के लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते, तो इनका आगे पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम में जगह बनाना मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक ना अपनी टीमों को कामयाब करवाया है और ना ही साबित किया है कि अगर वो उनको दोबारा मौका दिया जाए पाकिस्तान टीम को लीड करने का तो वो इससे बेहतर कर सकते हैं। देखें, आपका स्ट्राइक रेट आपकी आपकी निशानदेही करता है कि आप कहां पर खड़े हैं। जब आपका स्ट्राइक रेट ही 125-150 स्कोर होगा तो फिर लेकिन चौधरी साहब फिर वही बात है कि रिजवान की इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो सबसे टॉप स्कोरर हैं, पूरे PSL के सबसे ज़्यादा रन्स बना चुके हैं। उसामा मीर ने उनकी टीम में 11 बनाए, डेविड डोली 7, इफ्तिखार अहमद 6, यासिर खान 5, इसी तरह से बाकी जो खिलाड़ी हैं किसी ने 4 बनाए, किसी ने 2 बनाए, किसी ने 3 बनाए। तो रिजवान खुद तो परफॉर्म कर रहे हैं। चलें अगर हम इस चीज़ को साइड पे भी रख दें कि वो अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते, उनके बाकी प्लेयर्स जो टीम का हिस्सा है उनका भी कुछ फ़र्ज़ है, वो भी कुछ हक अदा करें, उन सबको क्या हो गया? उन्होंने ये प्री प्लान हो रहा है। जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी पाकिस्तान सुपर लीग का जब 10वां एडिशन खत्म होना है ना, तो इन तमाम फ्रेंचाइज टीमों की ना मार्केट वैल्यू लगनी है कि इनकी मार्केट में वैल्यू क्या है, और जो मार्केट वैल्यू है वो इनकी विन और लॉस से होगी कि किस टीम के ने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की है और किस टीम ने सबसे ज्यादा नाकामी हासिल की है। क्योंकि अब इसके बाद 10 एडिशन मुकम्मल हो रहे हैं PSL को और टीमों की नई बिडिंग होनी है, तो उसमें जो टीम मुल्तान सुल्तान, क्योंकि इसने सबसे महंगी टीम ली हुई है, तो जिसकी बिना पर वो चाह रहे हैं कि उनकी भी मार्केट वैल्यू कराची किंग्स के मुताबिक हो जाए या लाहौर कलंदर्स के मुताबिक हो जाए, उनके ताकि वो जब अगले 10 साल के लिए वो बिड करें तो वो जो उन्होंने पिछले 8 साल में लॉस किया है वो उससे लेकिन इस तरह से तो चोई साहब, इस तरह से तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है। इस वक्त तो जो शाकीन क्रिकेट हैं वो भी इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं, जो कि खेल देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं, लेकिन जो भी प्री प्लान जो हो रहा है तमाम तर कार्रवाई जिसमें प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, किसी भी टीम को नीचे लाने के लिए या ऊपर लाने के लिए, ये तरीकाकार तो दुरुस्त नहीं है। क्योंकि PSL को तो टैलेंट हंट करने के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है कि इसके अंदर से टैलेंट निकाला जाएगा, तमाम प्लेयर्स खुलकर खेलते हैं। दूसरी तरफ मैं अगर आ जाऊँ तो आज के मैच को अगर इस्लामाबाद और लाहौर या इस्लामाबाद, आपका वोट किसकी तरफ है और किस टीम को आज आप जीतता हुआ देख रहे हैं? वैसे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त नाकाबिले तस्खीर नजर आती है, लेकिन फिर भी देखें, यहाँ पर आज भी एक बड़ा मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स का। लाहौर कलंदर्स के लिए ये मैच जीतना जरूरी है क्योंकि अब टॉप 4 में जगह बनाने के लिए टीमों ने सरदर्द की बाजी लगाना शुरू कर दी है। जैसा मुल्तान सुल्तान तो इस टूर्नामेंट से आउट हो गई है, लेकिन उसके बाद अब जो बाकी 4 बची हैं जिसमें पेशावर ज़ल्मी है, उसके 6 मैच हो चुके हैं, वो 4 मैच उसके बाकी हैं, तो वो कोशिश करेगी वो चारों का चारों जीत के 12 पॉइंट्स के साथ ऊपर टॉप 4 में जगह बना सके। इसी
अलहदा लाहौर कलंदर्स के भी 4 मैच बाकी हैं और उनके 6 पॉइंट्स हैं। अगर वो इनमें से 2 भी जीतते या 3 जीती है, 10 और 12 पॉइंट्स के साथ टॉप 4 में जगह बनाएगी। आज लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ा अहम मैच है, क्योंकि टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को आउट क्लास किया था। क्या आज लाहौर कलंदर्स टीम अपने होम ग्राउंड पर उस शिकस्त का बदला ले सकेगी? क्योंकि लाहौर ये जो इस वक्त लाहौर में जो कदाफी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की जो तादाद आती है, वो सबसे ज्यादा लाहौर को सपोर्ट करने के लिए आती है। और आपने देखा गुज़िश्ता रोज भी मैच में शायकीन की तादाद जो है वो सिर्फ 4-5 हजार की ही थी। लेकिन चोई साहब, लगता नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनके शायकीन क्रिकेट की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो जिस भी ग्राउंड में जाकर खेले हैं परफॉर्मेंस उनकी आउट क्लास ही रही है। अगर यहाँ पे क्राउड ज़्यादा लाहौर का कलंदर्स के साथ भी होगा, तब भी मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी रहेगा। यानी कि आपने पार्टी बदल लिया है। इशाल ने देखिए पार्टी बदल ली, लेकिन हमारी जो दुआएं हैं उनके साथ है कि लाहौर ही जीते आज। बिल्कुल, लाहौर अगर जीता है तो देखें टूर्नामेंट में जान पड़ेगी। अगर वन साइडेड मैच होगा, ये बड़ा जरूरी है। यूनाइटेड जीत जाएगी तो हमें यहाँ पर अच्छे मुकाबले चाहिए। चलेंगे इंशाल्लाह चोई साहब, और दिल तो लाहौरी है का ग्राफ ऊपर करने के लिए। इंशाल्लाह लाहौरी है, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि इस्लामाबाद जिस तरह से खेल रहा है आज भी शायद उनका पलड़ा भारी हो, लेकिन अच्छा मैच होना चाहिए, कम से कम लड़के खेलें और एक अच्छा मैच देखने को मिले। बहुत शुक्रिया अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे जो इस वक्त गर्मा गर्मी हो चुकी है, जंग की फिजा पैदा कर दी है भारत ने, दुनिया इसमें क्या कर रही है, दुनिया क्यों खामोश है भारत की इस हठधर्मी पे। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. पाक फौज ने पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. डीजी ISPR का कहना था कि भारत खुद रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद जहलम के करीब से पकड़ा गया। उसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। इस दहशतगर्द का हैंडलर भारत का एक फौजी है। इस हैंडलर की गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द से गुफ्तगू भी सामने आई है। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट करके आपको दे, फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। डीजी ISPR ने बताया कि भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद भी फराहम कर रहा है। ये IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। ये भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ एक सबूत है। जब उसको वो पहली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस टेररिज्म के लिए देता है तो उसको ये कह रहा है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है, तो दिस इज अ डेड ड्रॉप, जहां पे किसी के जरिए उसने वो ID पहुंचाई है और ये दहशतगर्द को कह रहा है कि तुमने यहां से उठानी। जब आप ये आपको इस हालत में मिलेगा, जब आपको इसको यूज़ करना है, आपने इसको हटाना है और इसको इसके साथ जोड़ देना है और इसको ये चुम्बक है, इसको जहां आपको बताया जाएगा चिपका देना है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हम आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और ख़ुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का ख़ित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के
लिए उसके महरक़ात जानने के लिए खुले दिल से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। किसी भी किस्म की फ़ौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि अगले 24 से 36 घंटे अहम है, लेकिन दुश्मन सुन लो, हम तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और ये DGISPR की कल की कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया गया है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस भारतीय नेटवर्क ऑलरेडी बेनकाब कर दिया गया है, पकड़ा गया है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के लिए बारूदी मवाद, बम फराहम किए थे, वो भी जेलों में पकड़े वो गए। सबूत जो कि हम मांग रहे हैं पहलगाम वाक़े के हवाले से, सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, उन सारी चीज़ों के सबूत देने से तो भारत कासिर है, लेकिन हमने इससे पहले आगे बढ़कर ये सबूत मुहैया कर दिए हैं। दुनिया इस पे क्या रिस्पांस उसका होना चाहिए? कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि दीगर मामलात पे आपसे गुफ्तगू की जाए, कर्नल साहब आपके ख्याल में अगले 24 से 36 घंटे वाकई बहुत अहम है? जिस तरह से हुकूमत की तरफ से खदशात का इजहार किया जा रहा है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई शरारत फिर से भारत की तरफ से की जा सकती है इनमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आप देखें ना, आज 8वां दिन है, ये सारी सिचुएशन आप डेवलप होती हुई देख रहे हैं। और इंडिया की मतलब आप प्रिपरेशन की बात करते हैं, उनकी गवर्नमेंट के बयानात की बात करें, बीजेपी के बयानात की बात करें, ओवरऑल जो मीडिया मतलब विच इज़ द माउथ पीस ऑफ मोदी, जो कि इंडियन मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को देखें। और फिर इनकी कल जो मीटिंग हुई है, मतलब तीनों आर्मी चीफ थे, CDS, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और उसके अंदर जिसको कहते हैं कि उन्होंने जो रेस्पेक्टिव कमांडर्स हैं अपने, उनको कहा जी कि अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप एक रिस्पॉन्स, यू आर एट फ्रीडम टू टेक द रिस्पॉन्स, मतलब कोई एक्शन कर सकते हैं। सो दैट मीन कि आई फील कि बिल्कुल किसी सूरत के अंदर भी उन्होंने कोई ना कोई लेकिन एक चीज़ है कर्नल साहब से... कि जिस तरह से उन्होंने अपने नॉर्दर्न कमांड के सरबरा को सैक किया है, लेफ्टिनेंट जनरल कुमार को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के, तो ये अंदर भी लगता है उनके फूट पड़ चुकी है। उनके अपने अफसरान नहीं चाहते कि अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए अपने लोगों को ईंधन बनाया जाए और दोनों एटॉमिक पावर्स ममालिक को आमने सामने ला खड़ा किया जाए। तो ऐसे में भी मोदी सरकार ऐसी गलती करने की हिम्मत करेगी? और दुनिया भी जानती है कि ये सब ड्रामा है। मैं सिर्फ आपसे ना एक चीज़ कहना चाहूँगा। ये जो नरेंद्र मोदी है, अगर पिछले 11-12 सालों से बड़ी कामयाबी से इंडिया को उसने चलाया है, उसका एक जो फाशिस्ट नजरिया है जिसको आप कहते हैं, उसको भी ही हैज बीन एबल कि उसको प्रमोट एक लिहाज से उसने किया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि कोई आम सा कोई आदमी है, वो बहुत कनिंग या मक्कार जिसको कहते हैं ना, ये उन लोगों में मक्कार भी है, ये ज़हीन शख्स है और ही अंडरस्टैंड कि एक्चुअली व्हाट इज ही डूइंग। मैं एक आपसे ये भी जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि वो उन्होंने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सैक किया, किन बेसिस के ऊपर किया, फाइन दिस कैन बी, आप इसको एक एंगल तो किसी तरह का दे सकते हैं, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कमिट कर चुका है अपने लोगों को, अपने कौन से लोग हैं, वो जो इंतहा पसंद हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली उनका मीडिया भी वो भी ईंधन बन रहा है। और अब तो लेकिन हमारे पाकिस्तान ने भी अगर ये बीड़ा उठा लिया है कि इसका जवाब जो है वो अब जिस तरह का आएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, तो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर से पकड़े जाना, वो भी भारत के हैंडलर्स भी साथ में, उनके फौजी जवान भी इसमें मुलविस पाए गए हैं। और जिसका नाम मुस्लिम नाम है, उसका बताया जा रहा है अब्दुल मजीद, जिसको जहलुम से पकड़ा गया। आप नहीं समझते कि ये भी जो भारत की जानिब से एक मुस्लिम बंदे को हथियार बनाया जाना, उसको दहशतगर्दी कार्रवाई के लिए भेजा जाना, ताकि बाद में अगर इस तरह का कोई भी बंदा पकड़ा जाए तो कहा जाए कि ये पाकिस्तान के अंदर से ही कोई मुसलमान दहशतगर्दी कर रहा है। तो आप नहीं समझते कि ये कार्रवाई जो है अब ये दुनिया के सामने भरपूर तरीके से लाने की जरूरत है, ताकि भारत को आइसोलेट किया जा सके, ताकि भारत को शट अप कॉल दी जा सके हर तरह से? देखें, कल के दिन में अगर देखें तो 2-3 वाक़े बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो नरेंद्र मोदी का अपने जो आर्मी कमांडर्स हैं उनको बुलाना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, CDS को। दूसरी तरफ देखें तो उससे भी बड़ी चीज़ जो हुई है वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल एक चीज़ वाज़ह कर दी कि इस वक्त जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर अब भी हो रही है, इससे पहले भी हो रही है, और अब्दुल मजीद का जो आपने नाम लिया और उसके साथ जो बातें जुड़ी हुई हैं, वो तो ऐसा नहीं है कोई 1-2, वो तो ऑलमोस्ट कोई 35-40 के करीब इस तरह की वारदातें उन्होंने की हैं, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम बलोचिस्तान टिल लाहौर, और नेचुरली आगे किसी और की एक लिहाज से जिम्मेदारी आती है। और पहली दफ़ा आपको ये आप महसूस हुआ कि जी बोलो ठीक है, हम रॉ की बात करते थे, अब रॉ के साथ जो उनकी अपनी आर्मी है
दैट टू हैज जॉइंड देम, कि ये पैरेलल ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम भी कर रहे हैं। और सेकंड थर्ड साइड पे क्या हुआ है कि आपके जो वज़ीर इत्तलात हैं, ही हैज बीन वेरी फोकस्ड, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस ब्रीफिंग दी है, और ही वाज एब्सोल्युटली क्लियर, लेकिन पत्थर क्या की बात की ये सारा जो जो 24 से 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया था, तारड़ साहब का बयान भी जिस तरह सामने आया, वो कहते हैं 24 से 36 घंटों में जंग के इम्कानात हैं, जंग हो सकती है। क्या आपको लगता है कि भारत इस चीज़ के लिए तैयार है? वो तो सिर्फ हमेशा की तरह पाकिस्तान को डराने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने दरअंदाजी करने की कोशिश करता है, वो हवाई रास्तों से हो या वो ज़मीनी रास्तों से हो। आपको लगता है कि भारत इस चीज़ के लिए खुद तैयार है? वो तो सिर्फ तकरीबकारियां कर रहा है अपने इलेक्शन जीतने के लिए मोदी। मैं आपसे यहाँ ये अर्ज करूंगा कि कभी कभी कहते हैं ना कि खुद अपने ही दाम में सयाद आ गया। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है ओवरऑल अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये बहुत बड़ी हमाकत इससे पहले भी करता रहा है 2016 के अंदर, 2019 के अंदर। ही इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। झूठा आदमी, मक्कार आदमी है और बेसिकली जराइम पेशा आदमी है, क्योंकि गुजरात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, उसी के साथ आप ये देखें कि ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि नहीं वो जैसे फील करते हैं जिन्हें इनके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो 600 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं, तो लाइक वाइज भी इनकी आर्मी भी एक लिहाज से इसी तरीके से तैयार है। मैं ये जरूर आपसे कहूंगा एट द मोमेंट ना उनकी आर्मी उस तरीके से तैयार है। अच्छा, बिल्कुल। एक चीज करण साहब, आप सही कह रहे हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, वज़ीर आज़म ने राब्ता भी किया है एंटोनियो गुतेरेस से, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से। इस चीज़ को उस तरह से एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। जो रिस्पॉन्स 4 आता है भारत, न तो अमेरिका की तरफ से न पूरी दुनिया की तरफ से वो रिस्पॉन्स आया है। सिफारती कोशिशें पाकिस्तान ने तेज़ की और उसकी एक मस्बत हमें रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहा है। सिंतास जो पानी का मुआहदा एक तरफा तौर पर भारत ने मुअत्तल करने की बात की है, वो मामला भी उठाया गया। तो आपको लगता है कि भारत के ऊपर दबाव बढ़ रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क्योंकि वो सबूत पेश करने से कासिर है और जो ड्रामा रचाया उसके भी वो सबूत नहीं दे पा रहे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ना, इन्होंने ऑलमोस्ट कोई 100+ डिप्लोमेट्स को न्यू दिल्ली में बुलाया, उनको एक प्रेस ब्रीफिंग दी, सारा कुछ किया, लेकिन किसी तरह का कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई शवाहद किसी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सके। वाई? बिकॉज दे वर नॉट देयर, पाकिस्तान वाज नॉट बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। और फिर ये सारे के सारा वाकया 200 किलोमीटर अंदर जाके इंडिया के अंदर एक लिहाज से हो रहा है। दूसरी चीज मैं आपसे ये बताऊं, जैसे आपने अमेरिका का तस्करा किया, मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि अमेरिका जिस किसी का भी दोस्त बना या बनने की कोशिश की है, फाइनली उसने उसका बेड़ा डुबोया है। नो इट्स बेसिकली द इंडिया। अच्छा, इंडिया बेसिकली गलतफहमी का शिकार था, और क्योंकि बॉलीवुड फिल्में भी बनती हैं कि नहीं जी वो तो बड़ा तैयार हैं, उनकी आर्मी बड़ी मजबूत है, एयरफोर्स नेवी की बात करते हैं, 2 prong, 2 जगहों के ऊपर 2 दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ने के लिए एक उनके अंदर वो कैपेबिलिटी या सलाहियत मौजूद है। बट मैं ये आपसे जरूर कहूँगा कि अमेरिका तो अपना एक लिहाज से काम कर रहा है कि चलो हो सकता है वो चाइना को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये इन सारे लोगों को देखें जो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं कि भी बड़ा अच्छा माहौल था, IPL भी चल रहा था, इसके बाद लोगों से बाहर से सरमायाकारी भी एक लिहाज से आ रही थी। अभी इन्होंने $100 बिलियन के एग्रीमेंट जो वो सऊदी अरब के साथ भी एक लिहाज से किए हैं। आई वुड से कि डू यू थिंक कि अगर इस तरह के इन्वायरमेंट्स हो, इस तरह के ये पागल लोग जो हैं वो इंडियन हुकूमत को चला रहे हों, इस तरह की पागल पार्टियां हों, इस तरह का एक इंतहा पसंद और तशद्दुदाना कार्रवाइयां करने वाले टेररिस्ट, इंतहा पसंदी जो है उसके शिकंजे में भारत खुद ही आ गया। मोदी सरकार जो फायदा उठाने के लिए इकदाम कर रही थी और जिस तरह की चालें चल रहे थे, अब उन चालों का शिकार उस जाल में खुद ही फंस गए जो पाकिस्तान के लिए बिछाया था। बहुत शुक्रिया करण साहब हमारे साथ मौजूद थे, करण रिटायर्ड असद महमूद साहब। और पाकिस्तानियों की अगर तो जंग के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और इसके ऊपर तो बल्कि मीम्स बन रही हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे मौसम में तो कोई शादी नहीं रखता, आपने जंग रख दी। रखी। और मौसम की जो बात जुनेद करे, बाकी इस मौसम में इतनी शिद्दत आ चुकी है और इस मौसम की शिद्दत की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर लेते हैं लाहौर के मौसम की सबसे पहले, क्योंकि मौसम इस वक्त बड़ा ही गर्म और मरतूब होता चला जा रहा है। लेकिन लाहौर का कदरे बेहतर है क्योंकि हवाएं चल रही हैं, इसलिए गर्मी की शिद्दत उतनी महसूस नहीं हो रही। लेकिन इसके बावजूद हम जान लेते हैं ना रूबा रूप से टेम्परेचर है वो फिर भी मामूल से 3 से 6 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। रूबा रूप जनाब मेट ऑफिस में मौजूद हैं। महकमा मौसमियात की क्या फोकास्ट है, कब से बारिशें हो सकती हैं? रूबा बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का।
जी बिल्कुल, लाहौर में तो सूरज आग बरसा रहा है। दर्जा हरारत मुसलसल 38 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आइंदा हफ्ते की बात की जाए तो हीट वेव का सिलसिला जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और मामूल से तकरीबन 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत ज़्यादा जा रहा है। अभी हम मई के स्टार्ट में, हमारे साथ इस वक्त जो है वो मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, आतिफ इरशाद। बात कर लेते हैं, बताइएगा आने वाले हफ्ते में क्या सिचुएशन रहेगी? ये हीट वेव इसी तरह से बढ़ेगी? अभी तो मई का आगाज़ है। मैडम देखें, अभी जो आने वाले दिन हैं इनमें थोड़े से टेम्परेचर्स इंक्रीज़ होंगे और जब भी हम अगर जेनेरिक बात करें तो जब भी हम स्प्रिंग से समर की तरफ मूव होते हैं तो टेम्परेचर जनरली कीप ऑन राइजिंग होते हैं। अभी ट्रेंड ये है कि थोड़ा सा 3 से 4 डिग्री एवरेज से अबव टेम्परेचर्स जा रहे हैं और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो 2-3 दिन हैं, इनमें टेम्परेचर और थोड़े बढ़ेंगे। उसके बाद जो मई का फर्स्ट वीक है इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक वेस्टर्ली वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा है, गो कि वो अपर एरियाज़ यानी कि KPK के अपर एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इफ़ेक्ट करेगा और थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट अपर पंजाब में भी होगा, जिसकी वजह से हमारी ये एस्टिमेशन है कि यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर हैं वो थोड़े से उनमें एक रिसेशन आएगा, माइल्ड टेम्परेचर होंगे। बारिशों का मतलब इम्कान है लाहौर और यहाँ के इर्द गिर्द के एरियाज़ में? जी बिल्कुल, ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े से ये जो हाई टेम्परेचर्स हैं इनमें थोड़ी कमी वाक़या होगी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पीक पे जाता है तो फिर कुछ हवाएं भी बहुत ज़्यादा गर्दालूद हवाएं जो है वो चलने का इम्कान होता है, उससे भी सुबह और शाम के वक्त जो है वो मौसम बेहतर हो जाता है। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस? जी देखिए, ये जो मई और अप्रैल एंड और मई होता है इसी में ही हमारे पास डस्ट स्टॉर्म्स, सैंड स्टॉर्म्स आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा बनते हैं। जब टेम्परेचर ग्रेडियंट बनते हैं, बिल्कुल ठीक है रुबा रूज, बहुत ही खुशाइंद बात है कि मई में इंशाल्लाह बारिशों की नवीद सुनाई गई है। बारिशें होंगी तो मौसम बेहतर हो जाएगा। शहर औलिया का रुख करते हैं। मुल्तान में इस वक्त गर्मी के बहुत चर्चे हैं, गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत बताया जा रहा है 44 डिग्री सेंटीग्रेड और वो भी अप्रैल के महीने में। अभी तो असली महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त वो तो आने हैं। तो आसिफ बलोच से जान लेते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। आसिफ बलोच, मुल्तान का मौसम कैसा है और इस बार इतनी गर्मी अभी से शुरू हो गई, क्या कहना है महकमा मौसमियात का और लोगों का? जी, मुल्तान में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर जो है वो जारी है और काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है वो गर्म और यहाँ पर जो है वो खुश्क दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तकरीबन यहाँ पर 38 से 36 डिग्री के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो गर्मी की लहर है ये मज़ीद बढ़नी है और आगे जो हीट वेव का ख़तरा है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तो एहतियाती तदाबीर के बारे में जितने भी यहाँ पर माहिर सेहत हैं वो बता रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि ख़ासतौर पर जो मोटर बाइक वाले हजरात हैं और बच्चों के साथ जा रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो ज़रूर एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो सफ़र ना करें और अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो अपने चेहरे को, अपने सर को अच्छी तरह ढांप के चलें ताकि जो है वो गर्मी के जो असरात है और सूरज की जो तपिश है उससे बचा जा सके। इसके साथ साथ जो तिबी माहिरीन है उनका कहना है कि पानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए, साथ साथ जो नींबू पानी है उसको जो है ज़रूर अपनी डेली रूटीन में उसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। इसके अलावा जो बच्चों में आजकल गैस्ट्रो की बीमारी और जो पेट की बीमारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से हमने देखा कि बढ़ गई है। एक दिन में जो OPD है जो चिल्ड्रन अस्पताल की, वहाँ पर 500 के करीब एवरेज है जो बच्चों की गैस्ट्रो के मरीज़ हैं, जो पेट की बीमारियों में मुब्तला होकर बच्चे आ रहे हैं। काफ़ी जो यहाँ पर तिबी माहिरीन है वो यही मशवरा दे रहे हैं वालिदैन को कि गर्मी के असरात से जो है वो बच्चों को ख़ास तौर पर बचाएं। बुज़ुर्ग जो हैं उनको ख़ास तौर पर, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनकी जो ग़िज़ा है उसके अंदर भी ज़रूर ये नींबू पानी का इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को ख़ास तौर पर स्कूल इंतज़ामिया को ये बावर करवाया जाए कि बच्चों को वहाँ पर पानी और ठंडे पानी और वहाँ पर जो उनको पंखे की सहूलत है वो ज़रूर मैसर हो ताकि जो बच्चे हैं जो ख़ास तौर पर गर्मी का शिकार हो जाते हैं उनको भी इस गर्मी से और इस हीट वेव के जो असरात हैं इससे बचाया जा सके। तो महकमा मौसमियात तो है अभी कोई भी ऐसी बारिश की नवीद सुनाने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आने वाला अगला हफ्ता है वो भी शदीद गर्म होगा, शदीद खुश्क होगा। तो और कोई भी बारिश का जो है आसिफ बलोच आप हमारे साथ मौजूद थे। शहर औलिया का दर्जा हरारत इस वक्त अरूज पर है, गर्मी की शिदत बढ़ चुकी है, हीट स्ट्रोक का खदशा, उसके अलावा गैस्ट्रो का खदशा जो बढ़ रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज जो इस वक्त जा रहे हैं अस्पतालों के अंदर। तो गर्मी से अपने आप को बचाए रखिए, बच्चों को खास तौर पे, बुजुर्गों को खास तौर पे बचाइए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर अहम इशूज़ अभी भी बाकी हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और वैसे अमूमी तौर पे कहा जाता है कि लिबास किसी इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है और हमारे माशरती रवैयों ने लिबास को अलग ही दर्जा दे दिया है। और एक वक्त था जब इंटरव्यू और मुलाजमत वगैरह में जब कामयाबी के लिए बन संवर के जाना एक सीधी सादी सी बात समझा जाता था, लेकिन अब लगता है ट्रेंड बदल गया। बिल्कुल, आपको तकल्लुफ़ होना चाहिए और जितना ज़्यादा स्मार्ट नज़र आएंगे कामयाबी के इम्कानात उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, ये कहा जाता है। लेकिन रिवायती दफातर में तकरीबन तमाम बड़े बड़े अफसरान आपको सूट पहने हुए दिखाई देते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या कामयाबी की वजह कामयाबी के साथ आपका सूटेड बूटेड होना जुड़ा हुआ है? क्या आप सूटेड बूटेड अगर नहीं है तो आप कामयाब इंसान नहीं है? अब इसका सवाल ये इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि ये जिन शख्सियात की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये मल्टी ट्रिलियनियर्स हैं। ये जेफ बेजोस हों, मार्क ज़करबर्ग हों, बिल गेट्स हों या इस पाए के और लोग हैं, ये ब्रांड्स को बिल्कुल तरजीह नहीं देते। बिल्कुल हम जीन्स में टी-शर्ट्स में आपको टी-शर्ट में नजर आते हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगी कि जो ये बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इनके ना तो बिजनेस में ना इनकी कामयाबी में कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि इन्होंने क्या पहन रखा, ब्रांड नहीं पहना और कोई ब्रांड नहीं होता, कोई लोगो नहीं ऊपर लगा हुआ। जैसे हम लोग ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमने फ़लाँ ब्रांड फ़लाँ पहनना है। तो क्या वजह है इस चीज़ की कि ये कामयाब लोग कैसे बन गए अगर इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे या अपनी शख्सियत पे, अपने लिबास पर उतना फोकस नहीं किया इसके बावजूद? सवाल है कि ये जो 4 लोग हैं पूरी दुनिया में सिर्फ यही कामयाब हैं? नहीं, आपने ये 4 चुने हैं, इसके अलावा 400 और लोग भी इसी कैलिबर के मौजूद होंगे मिलते जुलते जो इस ड्रेस में नहीं लेकिन होते ये होंगे। ऊपर की क्रीम है ना। नहीं, मैं ऊपर की बात नहीं कर, ऊपर भी इस तरह मतलब फॉर्चून 500 जो कंपनियां हैं जिनमें से एक कंपनी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है, उनमें से 4 ये हैं। तो बाकी 496 तो कोई और भी है ना जो दूसरे तरीके से डील करते हैं, ये बहुत कामयाब हैं। लेकिन जो बाकी प्रेसिडेंट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, क्या वो कामयाब नहीं हैं? वो किस ड्रेस में होते हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि पहले ये समझ लिया जाए कि ड्रेस हम पहनते क्यों हैं। 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारा जो दीनी इस्लामी नुक्ता नज़र है कि अल्लाह ने लिबास को जीनत और सतर को ढांपने के लिए बनाया। सतर को ढांपना तो हम सबको पता लग गया। अब जीनत क्या है? जीनत यही है कि आप अपनी शख्सियत के मुताबिक, अपने पेशे के मुताबिक, मौके के मुताबिक लिबास का चुनाव करें। अच्छा, फिर जीनत में एक और है, मोटा आदमी किस तरह का लिबास पहने, छोटा किस तरह का पहने, लंबा किस तरह का पहने, वो प्रिंट उसके ऊपर कैसा हो, लाइनिंग कैसी हो, कलर कैसा हो जो उसकी स्किन कलर से मैच करता हो, अच्छा लगे। ये चीज़ें जीनत में आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि हम सादा लिबास को, बावकार लिबास को, पुरतकल्लफ लिबास को मिक्स कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि सादा लिबास भी तो बावकार हो सकता है जी। सीधी सी बात है कि फंक्शन है, फंक्शन में पुरतकल्लफ लिबास जो है वहाँ के वकार की वो अलामत है। अच्छा, हम कपड़े 2 वजह से पहनते हैं, एक अपने लिए, दूसरा दूसरों के लिए जी। आपके घर बच्चे आते हैं, अभी आप कह रही थी ब्रेक से पहले कि बच्चे 2 मेरे घर में हैं, जबकि मेहमान आता है तो आप बच्चों को कपड़े क्यों चेंज करवाती हैं? मैंने कभी नहीं करवाया। अच्छा, जनरली लोग कहते हैं मेहमान आ रहा है। अच्छा, ये मेहमान की इज्जत कर रहे हैं बेसिकली कि जो दूसरे वाला बंदा आ रहा है ना उसकी रिस्पेक्ट में कि उसे अच्छा लगे। अब दूसरों के लिए मेरे बच्चे उसे अच्छे लगेंगे, उसे अच्छा फील होगा। आप कहीं जाते हैं, आप तैयार होते हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट में तैयार हो रहे होते हैं। मेरे मियाँ उल्टा कहते हैं, इनको तैयार मत करना, नजर लग जाती है। वो तो अच्छा, एक चीज़ है कि वो सियाने भी कहते हैं ना कि खाओ मन भाया, पहनो जग भाया। तो अब बात यह है कि हम जो सवाल बुनियादी तौर पे आपसे पूछ रहे हैं वो ये है कि अच्छा लिबास होना, ये तो हमारा दीन भी कहता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छा रिज़्क दिया है तो वो नजर आना चाहिए आपके पहनावे के अंदर। लेकिन जो लोग शो ऑफ की तरफ चले जाते हैं, जो ब्रांड्स की तरफ चले जाते हैं, ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं, क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि ये जो लोग हैं ये तो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है और इन्होंने कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। बजाय एक रिसर्च थी उसमें उन्होंने बताया कि जो मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के तेज़ी से गुर्बत की तरफ जा रहे होते हैं ग्रो करने की बजाय, उनमें चंद बातें उन्होंने बताई, प्रॉब्लम्स क्या उनमें से। एक प्रॉब्लम ये है कि वो हर साल गाड़ियाँ चेंज करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये बताई कि वो जो घर बनाते हैं वो हाई मेंटेनेंस घर बनाते हैं। घर बनाना एक और बात है, उसकी फिर मेंटेनेंस पे रेगुलर पैसे चाहिए होते हैं। तीसरा, वो ब्रांड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। वो बैग कौन सा लेना है, जूता कौन सा लेना, इसके ऊपर उनका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है। और चौथी चीज़ है गैर ज़रूरी डाइनिंग आउट।
उन्होंने कि 4-5 चीज़ें बताई कि ये चीज़ें आदमी की तरक्की की राह में रुकावट बन जाती हैं। तो जो इस चीज़ को जिससे अपने ब्रांड्स कॉन्शियस होना कह रहे हैं, तो डेफिनेटली ना सिर्फ के बजट ख़राब होता है, आपका जहन ख़राब होता है, आसपास की सोसाइटी में भी वो ख़ास चीज़ें इनकलकेट कर रहे होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, हम कहीं पर भी जाते हैं, आप अमूमन रवैया ये देखते हैं, आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी क्लिनिक पर जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, किसी आप कैफ़े में बैठे हुए हैं, अगर आपका लिबास उस जगह से मुताबिकत नहीं रखता, स्टाइलिश नहीं है या आप खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, तो आपको वहाँ के ना तो वेटर सीरियस लेते हैं, ना अमला दूसरा सीरियस लेता है, ना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपको सीरियस लेते हैं। ये जो रवैया है, सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। मैं क्या किसी के वलीमे पे आप जीन्स और टी-शर्ट पहन के चले जाएं। लेकिन अच्छा आप अभी देखें ना, आपके जो जूते हैं ये तो लिबास का हिस्सा है ना। अच्छा, हम तीनों ने स्लीपर्स क्यों नहीं पहने हुए यार? मतलब कंफर्टेबल है, आराम से स्लीपर्स पहने आप यहाँ पर बैठे, हमने ऐसा नहीं किया हुआ। क्यों? इस इदारे का, इस जगह का, इस स्क्रीन का एक डेकोरम है। अच्छा, उस डेकोरम को आपको फॉलो करना है। तो मेरा ख्याल है कि जिन जगहों पर आप जाते हैं उनका भी एक डेकोरम है, उस डेकोरम को आपको फॉलो करना चाहिए। एग्रीड। अभी आप बस स्टॉप पर चलेंगे, जनरल बस स्टॉप के ऊपर, जिसका बहुत रफ सा लिबास होगा ना, मैला मसला हुआ साथ, वो बस कंडक्टर धक्के दे दे के उसका सामान उठा के आगे फेंक रहा होगा। आप टू पीस पहन के जाइए, सारे आपको गौर से देखेंगे। यस एग्जैक्टली। तो जब आपने लोगों के लिए लिबास पहनना है, सोशल एनिमल है, आप अपने लोगों में मूव करना है, तो आपको सोसाइटी की नॉर्म्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आप किस हद तक उसे अडॉप्ट करते हैं। लिबास साफ सुथरा हो, लिबास बावकार हो, शाइस्ता हो, यहाँ तक तो ठीक है। अब आप अगर बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के ऊपर जाते हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार भड़कीले लिबास पहनते हैं। अभी कल मैं प्रोग्राम में था तो मैंने उनसे पूछा कि ख्वातीन जो हैं ये शादी, अब आप कहेंगे ख्वातीन की बात कर रहे हैं। अच्छा, हालांकि वो जान के कर रहे हैं। नहीं, जान के नहीं कर रहा, ये अनजाने में हो जाता है। चलिए आप कर ले, कोई बात। जब ख्वातीन की शादी होती है तो उसमें दर्जनों ऐसे सूट होते हैं जिनका बजट कई लाख रुपए होता है, जो सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल होने होते हैं। था वो शादी का लहंगा है, वलीमे का लहंगा है, बहुत ज़्यादा काम वाले कपड़े। जबकि मेरा जो शादी का 2 पीस था मैंने 14 साल तक पहना, और हर दफ़ा बेगम को कहता था ये देख लो, ये वही है शादी। लेकिन आपने शेरवानी तो नहीं पहनी होगी ना? मैंने बनवाई भी नहीं थी ना। अच्छा, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसलिए वो तैयार किए थे, अच्छी बात, जो रेगुलर पहन सकूं। और 14 साल के बाद मेरी फिटिंग नहीं चेंज हुई, मैंने वो सूट किसी को दे दिया। अब देखिए, आप वो सूट पहन के जा सकते हैं, लेकिन एक खातून का अगर लहंगा था शादी का, वो लहंगा पहन के हर जगह पे नहीं जा। यही तो पॉइंट है ना, यही पॉइंट है कि मैंने देखा, और मैं आपको कसम खा के कह सकता हूँ कि लहंगे के बगैर निकाह हो जाता है। अच्छा बिल्कुल, वो तो सही कह रहे हैं, बात बदले मत। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन शादी देखिए डॉक्टर साहब, शादी एक बार होनी होती है, चाव होते हैं, अरमान होते हैं, लड़की के भी लड़के के, उनको पहनने दे लहंगा शेरवानी। हम इसमें आ जाते हैं कि हमें अपनी ये बात अपनी तरफ नहीं आने देंगे, ये लोगों को अच्छी बात बताएंगे। हाँ, खुद नहीं अमल करना। अच्छा, अगर हमने कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, आप क्या समझते हैं बेस्ट लिबास एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए? और सूदिंग कलर पहनने चाहिए, शार्प कलर्स होने चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी और अपने मिजाज को समझते हुए? पहली बात तो ये जॉब कौन सी है, जॉब कौन सी है? मुझे किसी जगह पे स्पोर्ट्स कोच के तौर पे, कराटे इंस्ट्रक्टर के तौर पे बुलाया जाता है, तो मैंने तो अगर ट्रेनर जॉगर्स पहने हुए हैं, ट्रैक सूट पहना हुआ है, तो दैट्स फाइन, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको बुलाया हुआ है एक टीचर की जॉब के लिए, अब आपका लिबास जाहिर है कि और तरह का होना चाहिए। कुछ टीचर भी किस इदारे का, कुछ इदारों का मिजाज और तरह का है, कुछ इदारों का मिजाज और तरह का है। आप ऐसे जॉब के लिए जा रहे हैं जहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होना है, आपका लिबास ओपन, आपको ओपननेस शो करनी चाहिए कि आई एम ओपन टू एवरीवन। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं जहाँ पे आप बॉस की सीट है, आपकी मैनेजर की सीट है, फासला डिस्टेंस करना है, आपका लिबास भी बताना चाहिए कि ये बंदा रिजर्व आदमी है। तो इन चीज़ों की सिलेक्शन जो है ये तो नेचर ऑफ द ओकेजन के हिसाब से होगी। अच्छा, इसके अंदर किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए? एक तो आपने बता दिया कि किस मौके की मुनासबत से आप पहन रहे हैं, लेकिन कलर का इंतखाब कितना महंगा होना चाहिए, कितना अफोर्डेबल होना चाहिए, और क्या फिर वाकई में अच्छा पहनावा ही कामयाबी की ज़मानत है, या और फैक्टर्स भी हैं जो देखे जाते हैं? आपने महंगे की बात की ना, मैं पहले इस लफ्ज़ को चेंज करना चाहता हूँ कि एक बात समझिएगा कि कभी भी किसी भी आदमी को पूरी दुनिया में महंगा लिबास नहीं पहनना चाहिए। ये महंगा क्या है? महंगा है कि जो चीज़ आपको दी जा रही है उसकी कीमत उसकी वर्थ से ज़्यादा वसूल की जा रही है। आप वर्दी मटेरियल पहने, प्रीशियस कपड़े पहने, कीमती कपड़े पहने, वो उसकी कीमत ज़्यादा है मगर उसके वो मैच तो करता है ना। महंगे का मतलब है कि जो लिया जा रहा है इसके इवज़ वो दिया नहीं जा रहा। अच्छा, उसके बाद प्रीशियस या कीमती भी कितना होना चाहिए, ये हम सबका बजट है। हो सकता है कि मेरे नज़दीक एक चीज़ कीमती नहीं है, दूसरे के नज़दीक वो कीमती है। फिर मैंने वो लिबास पहन के जाना कहाँ पे है, कितनी जगहों पर इस्तेमाल करना है, किस तरह की गैदरिंग्स में जाना है। तो आई थिंक कि ये सब भी जो है ना, फ़र्द के इनफरादी बजट, पर्सनैलिटी,
नेचर ऑफ बिजनेस ये कैरियर के मुताबिक होना चाहिए। बाकायदा कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। आप अगर कलर के ऊपर आ जाते हैं तो कलर किस तरह के पहन के जाने चाहिए हमें, वो भी क्या वेदर के हिसाब से कि गर्मियों के कलर्स हैं तो ये वाले कलर होने चाहिए? हमारे जो एक दोस्त हैं, आपने भी प्रोग्राम में कई दफ़ा आए होंगे, अहमद सईद साहब, वो तो हमें हमेशा ये कहते हैं कि भी कलर आपके 4 ही होने चाहिए, डार्क कलर्स होने चाहिए। तो मुझे उन्होंने जब ये सूट मैंने उन्हीं से बनवाया था तो मैंने कहा मुझे हल्के कलर का एक तो बना दो, तो मेहरबानी है, एक दफ़ा मुझे अपनी मर्जी कर लेने दो। लेकिन जब मैंने ये लिए तो मुझे अंदाजा वही ठीक कहते थे। तो ये तो मर्दों के लिए है ना? मर्दों के लिए है। आपने कौन सा आपकी बात माननी है? लड़कियां भी अगर उन्होंने हमारी बात नहीं माननी। अगर लड़कियां भी ऑरेंज कलर पहन के जाएंगी तो डेफिनेटली ऑरेंज और भड़कीले कलर, रेड कलर, पैरेट ग्रीन कलर, लाइक इस तरह के कलर। लैंग्वेज है ना, वो आगे लैंग्वेज कन्वे कर रही है उसके साथ कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ये भी कलर्स हैं, अवेलेबल हूँ और अवेलेबल नहीं हूँ। इन कलर्स के बारे में डॉक्टर साहब से जानना है। आपको अपना कलर भी देखना चाहिए ना उसके साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जुनैद में जाते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। डॉक्टर साहब ये जो अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, ये वाले कौन से कलर? देखिए, आप जब कलर्स के बारे में खुद ही आप पे छोड़ता हूँ बात, आप डिस्कस कर रहे होते हैं ये कलर बड़ा हॉट है, व्हाट डज इट मीन? नहीं, हॉट का मतलब वो कलर बड़ा क्लासी है, डिमांड में है, खूबसूरत है। आप हॉट के लफ्ज़ को पहले डिक्शनरी में देख लें कि जब इस हॉट के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है तो किन मानों में इस्तेमाल किया। जब इस खाली लिबास का कलर नहीं, उसके बाद उसकी फ़राकी है, आपने उसकी स्टाइल कौन सा अडॉप्ट किया है, ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि आप क्या करना है। इवन आपके खड़े होने का पोस्चर बताता है, आपके बैठने का पोस्चर बताता है। तो इन चीज़ों पे थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी हमारे साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी मुफीद बातें उन्होंने बताई कि कलर्स आपने किस तरह से चूज़ करने हैं, कहीं पर जाते और आते वक्त खवातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी आपने नॉट अवेलेबल का बोर्ड लगाना है या अवेलेबल का बोर्ड लगाना है, ये भी आपके ऊपर। पहनावा जो है वो ज़मानत नहीं है बहरहाल कामयाबी की, आपको अपने आप को काबिल भी बनाना है और महंगा लिबास होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा रीज़नेबल मौके की मुनासबत से होना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और आप अच्छे लगने चाहिए, इसके लिए महंगे लिबास की ज़रूरत नहीं है, अच्छे खूबसूरत स्टाइलिश हम एक ब्रेक ले लेते हैं, लिबास की ज़रूरत है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात कर लेते हैं ज़हनी इज़्तिराब की, जिसे आमतौर पर एंजाइटी कहा जाता है। एक एंजाइटी है, दूसरा डिप्रेशन। क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, या फिर दो मुख्तलिफ कैफियत हैं? इनके बारे में हम बात करेंगे और इसको किस तरह से इससे निकला जा सकता है। एक तहकीक ये बताती है कि मर्द ज़्यादा एंजाइटी का शिकार रहते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने उल्टा बता दिया, औरतें ज़्यादा एंजाइटी का शिकार रहती हैं और ख़ासतौर पर कुछ परेशानी का शिकार रहती हैं, तलाक़ याफ्ता, तन्हा या बेवा ख़वातीन में एंजाइटी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन इसकी वजूहत जिस तरह आपने कहा, इसके ऊपर काबू कैसे पाना है और एक जो कन्फ्यूजन है, क्या डिप्रेशन और एंजाइटी एक ही चीज़ है, ये सारे सवाल हम रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया खान साहिबा, हमारी नफ्सियात हैं। आपको वेलकम है डॉक्टर साहबा। एक तो कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, एंजाइटी और डिप्रेशन के दरमियान क्या कोई फ़र्क है या एक ही सिचुएशन है, एक ही फीलिंग है, वजूहत क्या होती हैं? पहले इसकी तरफ फिर आ जाते हैं। जी, एंग्जाइटी जो है उसको हम आम ज़बान में इज़्तिराब कहते हैं जी, उसको और सिंपल करते हैं कि बेचैनी, घबराहट, ठीक है, ठीक है। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें दिल की धड़कन का बढ़ना, सांस लेने में दिक्कत होना और कंफ्यूजन सा माइंड में रहना, बहुत ज़्यादा ओवर परेशानी होना फ्यूचर के बारे में, रहना, सोचो में सोचते, हाँ, फ्यूचर के बारे में। ठीक है, एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती है। अच्छा, ठीक है। डिप्रेशन ऑन द अदर हैंड, लो मूड, उदासी, मायूसी, रोना, बहुत बुरे ज़्यादा जो केसेस होते हैं उसमें सुसाइडल आइडिएशन भी होने शुरू हो जाती है। और ये आपके पास से जुड़ा हुआ होता है? ये पास से होता है। ओके, अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा डिफरेंस बताया है, पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि एंजाइटी फ्यूचर रिलेटेड और जो डिप्रेशन है वो पास्ट है यूजुअली। जी, कभी ऐसा होता है कि पास्ट में कोई ऐसी चीज़ होती है जो ट्रिगर कर देती तो आपको फ्यूचर पे भी के बारे में भी एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। कोई पास्ट का वाक़या, लेकिन वही बेस बन जाता है। हाँ, लेकिन कम वाक़या गुजरा, ओवर वरी, ओवर परेशानी, बिला वजह की जो परेशानी कहते हैं ना, कल के बारे में, कल क्या होगा पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो जाएगा, यू नो, जॉब तो नहीं चली जाएगी, मैनेज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और फिर उसके कुछ जिस्मानी सिम्टम्स होते हैं और कुछ उसके ज़हनी। अच्छा, जहन पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं एंजाइटी के, और या फिर आपकी बॉडी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं? जहन पे तो ये कि फॉग्स आ जाती है, माइंड ना क्लियरली आप सोच नहीं सकते, थिंकिंग क्लियर नहीं होती, धुंधलापन, कन्फ्यूजन से धुंधलापन, हाँ, कन्फ्यूजन सा आ जाता है, ठीक है। इसमें डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, और नींद नहीं आ पाती है, सॉरी, नींद डिस्टर्ब रहती है ऑब्वियसली, वो तो डिप्रेशन में भी होती है, एंग्जाइटी में भी, ठीक है। और एंग्जाइटी के जो दूसरे सिम्टम,
परेशानी तो सोचे, एक के बाद दूसरी सोच, आपका और माइंड सारी रिलैक्स नेगेटिव नहीं हो थिंकिंग। पाता, आप 24 आवर्स किसी न किसी चीज को सोचते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। बुरा, यू नो, नेगेटिव थिंकिंग। एंग्जाइटी में हमेशा वरी नेगेटिव थिंकिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है। और फिर एप्रीहेंशंस होते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यू नो, उसके बारे में ऐसा होता है। ये माइंड का हो गया। बॉडी में इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो, अगर हम ड्राई माउथ, मुंह खुश्क होना, हाथ कपकपाना, हार्ट बीट तेज होना, ठीक है, स्वेटिंग, ठंडे पसीने आना, और कॉन्फिडेंस में कमी आ जाए, आप सोशल आप अवॉइड करने शुरू हो जाते हैं, लोगों से मिलने से आपको घबराहट होती है कि तन्हाई का मुझे शिकार होना, एंग्जाइटी। हाँ, तो फिर अगर जब ऐसे होगा तो आप डिसीजंस नहीं ले सकेंगे, और अगर फॉर्म नहीं कर सकते। मुसलसल होता रहेगा तो आप शुगर का भी शिकार हो सकते हैं। हम बहुत से ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल। देखा है, डॉक्टर भी कहते हैं कि मीठा खाने से ज़्यादा आपकी शुगर की वजह स्ट्रेस है, आपकी ओवर थिंकिंग है। ऐसा भी है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। स्ट्रेस ही बेसिक कॉज, अब तो रिसर्च ये कह रही कि हर बीमारी की जो वजह है उसकी, वो इनिशियली आपके ब्रेन से, माइंड से रिलेटेड है, आपकी सोचों से रिलेटेड है, आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। और एंग्जाइटी में ये होता है कि नेगेटिव थिंकिंग से हमारे बॉडी के जो एंग्जाइटी वाले हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो कौन से हैं? एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। और इसीलिए ख़वातीन ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस का भी शिकार हो जाती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के जहनी थकावट। नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस मर्दों में एंग्जाइटी ज़्यादा रिसर्च शो करती है, औरतों में निस्बतन कम है, औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा है। अच्छा, मर्दों में एंजाइटी ज़्यादा है, औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा है। जी, ये भी एक अच्छी और क्योंकि मर्द पुराने वाक़यात को भूल जाते हैं, वो उसके ऊपर ना वो लकीर को पीटते नहीं रहते, या वो फ्यूचर के लिए ज़्यादा कंसर्न। एग्जैक्टली, औरतें माजी में रहती हैं। हाँ, औरतें। अच्छा, निकलना कैसे, आप इसे ओवरकम कैसे? हाँ जी, इसके लिए देखें, अगर अपने लेवल पे देखें, अव्वल तो थोड़ी अभी मसला शुरू हुआ है, तो उसमें तो फिर ये है कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी खुराक, ये कोला ड्रिंक्स बंद करें। अच्छा, ये जंक फूड बंद करें, ठीक है। खुराक का भी ताल्लुक है। अनहेल्दी बिल्कुल है लाइफस्टाइल, जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं, वही हमारी सोचें बनती हैं, ठीक है। तो इसके साथ एक्सरसाइज, योगा, वॉक, ये सब इतना ज़रूरी है कि आप मेंटली उस स्ट्रेस से, उस डिप्रेशन से, एंजाइटी से, सारी चीज़ों से बाहर निकल आए। बिल्कुल अपने लेवल पे तो आप ये कर सकते हैं। और नींद ठीक होनी चाहिए। अगर आप रात को 10 बजे से 2 बजे तक नहीं सोते और आप गैजेट्स पे लगे रहते हैं, आपका माइंड नहीं काम डाउन होता, और उस दौरान कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, वो हार्मोन आपको एंग्जाइटी देगा। वो हार्मोन कल को जाके आपकी डायबिटीज़ करेगा, आपको हाइपरटेंशन करेगा। ठीक है, तो ये टाइम जो सोने का, उठने, सोने के, जागने के टाइमिंग्स ठीक होने चाहिए। ठीक, फिर ये कि आप लाइफस्टाइल में वॉक आती है, एक्सट्रीनवस एक्सरसाइज, मतलब शुरू में तो अगर आपको मसला है तो आप 10-15 मिनट से स्टार्ट करें। पार्क में जाएं, नेचर में जाएं, कुदरती माहौल में जाएं, डीप ब्रीदिंग करें। अगर घर में आपको शुरू हो रहा है तो डीप ब्रीदिंग की छोटी-छोटी चीज़ें अपने योगा कर सकते हैं। योगा तो बिल्कुल, वो तो बेहतरीन है ना। हाँ, और फिर आपको मैं बताऊँ, मज़े की बात है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपर डाइट लेते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। हमारे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनको हम हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, उनका लेवल बढ़ता है, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। और जब वो बढ़ते हैं, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। और वो कब बढ़ते हैं? जब हम तेज़ वॉक करते हैं, जब हम योगा करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं। और एक लेटेस्ट जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट आ गया, उसका मतलब है लम्हा मौजूद में रहें। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि लम्हा मौजूद में रहें, ना आप पास्ट में रहें, ना फ्यूचर में रहें, क्योंकि वो वरी है, एंग्जाइटी है और पास्ट डिप्रेशन। खूबसूरत बात। आज में इतना सो मच सो कि इस पे बड़ी तहकीक है और बड़े वेस्ट पे बड़ा काम हो रहा है। आपने नेक्स्ट 10 मिनट्स के बारे में भी नहीं सोचना हद से ज़्यादा, जस्ट फोकस। और अगर आपको एंग्जाइटी फील हो रही है तो डीप ब्रीदिंग टेक्निक, इसको नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, वो होती है 4-7-8 ब्रीदिंग कहते हैं उसको। ठीक है। 4 में हम इनहेल करते हैं, 1 2 3 4 नाक से, फिर एक्सहेल करते हैं, फिर हम रोकते हैं, होल्ड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उनको धीरे धीरे स्लोली 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इनहेल हमने नाक से करना है, एक्सहेल हमने
करके थोड़ी सी आवाज़ में निकाल, अर्ली मॉर्निंग करें, किस टाइम, कितनी देर के लिए करें, मर्जी कर लें, जिस वक्त आपके लिए पॉसिबल हो। ये ब्रीदिंग आपको स्ट्रेस से फ्री करेगी। एग्जैक्टली, अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने डीप ब्रीदिंग कर ली छोटी छोटी बहुत। और सब अगर ये से काम नहीं बनता फिर आपको मेडिसिन की जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही मुफीद बातें आपने बताई हैं, बहुत ही अहम बातें बताई हैं। बिल्कुल जी, आप भी इन पर अगर अमल करें, एंजाइटी या फिर किसी भी किस्म के स्ट्रेस से आप रिलीफ हासिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए गर्मी की शिद्दत की, और ये शिद्दत तो है ही, इसके अंदर हमारा अपना कंट्रीब्यूशन भी है जनाब। हमने भी हिस्सा डाला है बाकायदा, और वो इस तरह से कि हमने दरख्त उगाए नहीं हैं और जो थे उन्हें काटने में भी किरदार अदा किया, तो फिर गर्मी तो बढ़नी थी। दुरुस्त, और गर्मी की शिद्दत इस वक्त बढ़ तो चुकी है, लेकिन दोबारा से दरख्त लगाकर इस गर्मी की शिद्दत को क्या कमी उसमें लाई जा सकती है, और ये गैप किस तरह से फिल किया जा सकता है, जंगलात को दोबारा से लगाया जाना कितना ज़रूरी है। अशरफ शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्लांट एक्सपर्ट, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अशरफ साहब, प्लांट लगाना हम सब जानते हैं, शुरू से हमें सिखाया जाता है कि पौधे लगाओ और माहौल को खूबसूरत और खुशगवार बनाओ, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, तो वो इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि जंगलात की कटाई को रोका जा सके, पौधों दरख्तों की कटाई को रोका जा सके, और ना ही इस यकीनी बनाया जा सकता है कि दरख्त लगाए जाएँ। आप बताइएगा कि कौन से दरख्त लगाने चाहिए, और हर बंदे को इंडिविजुअली कितने दरख्त लगाने की ज़रूरत है कि हम इस गैप को फिल कर सकें जो इस वक्त हो चुका है। प्रोड्यूस कर रहे हैं हीट, ये ज़रूरी है। एक तो इंसानी आबादी जो है ये हीट प्रोड्यूस करती है, जितनी आबादी बढ़ेगी, हम एक कमरे में अगर 10 लोग बैठे हैं तो बाज़ औक़ात उसमें एसी ना हो तो बैठना आपका मुश्किल हो जाती है, ये भी इसकी एक दलील है। इसी तरह से जो गाड़ियां हैं आपकी, एक कार अगर 70 मिनट तक चले तो वो आपको अच्छी खासी जो हीटर जो है 1500 वाट वाला हीटर, उसके बराबर वो गर्मी पैदा करती है। इसी तरह से हम जो घरों में या अपने दफातर में एसी चलाते हैं, एयर कंडीशनर, तो वो जितनी कूलिंग पैदा करते हैं उतनी ही वो हीट पैदा करते हैं। फिर हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, और अगर आप लाहौर शहर के हवाले से देखें कि यहाँ पे गाड़ियों का रफली एक अंदाज़ा है कि 6 लाख कारें हैं, तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है इससे? तो 6 लाख गाड़ियाँ जब सड़कों पे आएंगी तो हर गाड़ी 1500 वाट के हीटर जितनी होगी, तो वो कितनी गर्मी पैदा करेगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिला के शहरों का और हमारे इलाकों का जो टेम्परेचर है इसको बहुत ऊपर लेगी। जो नेचुरल टेम्परेचर है वो 35, 36 इतना होना चाहिए लाहौर का, लेकिन 40 से भी, लेकिन अब जो है आज की जो मैं प्रेडिक्शंस अभी देख रहा था कि 41 से 43 तक रहने का इम्कान है जी। तो ये इतनी 10 के करीब ज़्यादा जा रहा है, जो नेचुरल है उससे 10 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इसको कम कैसे किया जाए। अगर पौधे लगाए जाएं, बहुत से इसकी रेमेडीज़ हैं हीट को कंट्रोल करने के, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जिस पे जोर देते हैं वो है पौधे, दरख्त। हमारे यहाँ हुकूमतें ये करती हैं कि जब वो प्लांटेशन कैंपेन की तरफ आती हैं तो वो झाड़ियाँ लगा देती हैं। कम हाइट की झाड़ियाँ या पौधे लगाने से हीट कंट्रोल नहीं होती। ये ऊंची हाइट के, बुलंद कामत के जो दरख्त हैं वो लगेंगे तो ये कंट्रोल होगा। और उसमें भी ऐसे कि जो ज़्यादा पानी ना चूसें, या वो जो घना दरख्त जिसको सायेदार दरख्त होता है वो फ़ायदा होगा ना। कौन कौन से दरख्त हैं फिर ज़रा बताइए। हम फ़र्ज़ किया कि नीम लगाते हैं या सुख चैन लगाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे दरख्त हैं कि 10 टन जो एसी है उसके जितनी ये कूलिंग करते हैं एक पौधा। कितने अरसे में ग्रो कर जाता है? ये हाइट इनकी अच्छी हो जाती है। कितने अरसे में? ये 6-7 साल लगते हैं। 5-6 साल में बिल्कुल ठीक। तो 10 टन एसी जितनी ये कूलिंग पैदा करता है एक दरख्त। अब अगर एक घर के अंदर इनमें से कोई एक दरख्त लगा हो तो उसके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट कैसी हो। दुरुस्त। और जिन इलाकों में दरख्त कसरत से लगे हैं, यानी हम लाहौर के कई रोड्स ऐसे हैं कि जहाँ उसमें हम दाखिल होते हैं तो हमें एकदम एक टेम्परेचर गिरने का एहसास है। बिल्कुल ऐसे। मतलब मॉडल टाउन में अगर आप एंटर हो तो आपको लगता है कि आप किसी एसी वाले कमरे में आ गए। सही कह रहे हैं आप गाड़ी की मॉडल टाउन निस्बतन दूसरे इलाकों के जी ऐसी शादाब है। इसी तरह से जो सरकारी कॉलोनीज हैं लाहौर में, GROs, आप वहाँ पे जाएं, गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द जाएं, तो यहाँ पे आपको कूलिंग
जो है उसका एहसास होता है। मॉल रोड पे चढ़ते मैं एंटर होती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी अपने एरिया में लगती है। जैसे मैं अपनी सोसाइटी से बाहर निकलती हूँ तो हर तरफ जो है ना वो मुझे दरख्त नज़र ही नहीं आता। जैसे मॉडल टाउन में फिर मैं एंटर होती हूँ फिर मुझे ग्रीनरी का एहसास होता है। हमारी जो हुकूमत काम कर रही है, मैं उसकी तरफ निशानदेही करूँगी जो पहले भी आपने बात की कि हम झाड़ियाँ लगाने पर फोकस करते हैं। सिर्फ झाड़ियाँ ही क्यों, हम लोग तो वो बूटियाँ लगाते हैं जिनके ऊपर रंग बिरंगे फूल लगेंगे और खूबसूरती नज़र आएगी। दैट्स ऑल। हमारा ये इंटरेस्ट है ही नहीं है कि हमने किस तरह से इसको ग्रीन पाकिस्तान बनाना है या हमने इसको ऑक्सीजन वाला पाकिस्तान बनाना है, हीट से फ्री बनाना है। तो जब हम यही छोटे छोटे जो पौधे हम लगाते हैं, ये बूटियाँ जो फूलदार बूटियाँ हैं मुख्तलिफ इक़साम की, उनकी जगह पे अगर दरख्त लगे होंगे तो एक तो सड़कों के ऊपर छाँवदार दरख्त होंगे, सायादार दरख्त हमें मिलेंगे और ऑक्सीजन और फिर हीट में भी कमी आएगी। तो ये गवर्नमेंट को शायद इन बातों की समझ नहीं है या उनके पास एक्सपर्ट्स की राय नहीं है पहुँची कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या करना चाहिए। जिन लोगों से मेरी बात होती है वो आमतौर पे समझते हैं इन इश्यूज़ को, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का चेक का निज़ाम है ना, कि वो एक एक्सपर्ट्स की महकमों के हवाले तो कर देते हैं एक्सपर्ट को, लेकिन उनके ऊपर एक बंदा ऐसा बिठा देते हैं पॉलिटिकल, उससे उतना विजन उसका नहीं होता, वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों। मसलन उसे आके उसके इलाके के लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ यूँ कर दें, वो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। उससे बाज़ औक़ात करप्शन की भी इसमें शिकायत आ जाती हैं, वहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो जब तक एक्सपर्ट जो हैं वो बाइख्तियार ना हो और उनके पास एक लंबी मुद्दत का एक प्लान ना हो, आप नहर के किनारे मेरा भी ख्याल की बेहतरी है। नहर के किनारे देख लीजिए, जहाँ पर बड़े दरख्त लगाए जाने थे, गुलाब के दरख्त पौधे लगाए जा रहे हैं। अब गुलाब ना तो बढ़ेगा, ना छांवदार बनेगा, ना ऑक्सीजन का लगाने कितने हैं पौधे, ये भी तो सवाल है ना, कितने पौधे लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं। और इंडिविजुअली अगर गवर्नमेंट जो अपना काम कर रही है वो कर रही है, इंडिविजुअली हमें भी तो कुछ करना है बहैसियत इस पाकिस्तान के शहरी के तौर पर। हमारे सामने फौरी तौर पे शहर की मिसाल दें तो लाहौर जहाँ पे हम बैठे बात कर रहे हैं, लाहौर का जो एरिया है 80 हेक्टर्स जो हैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, ये यहाँ पे कुदरती जंगलात हैं। यानी इन सारे दरख्तों को अगर जंगल आप कंसिडर कर लें, जो नहर पे लगे हैं, जो GR में लगे हैं, जो इर्द गिर्द प्लांटेशन, जो बागात हैं, जो माल रोड पे जिस तरह आपने कहा माल रोड पे लगे, इन सबको लगा लें तो 80 हेक्टर बनते हैं। अच्छा, ये लाहौर का जो एरिया है ये उसका 0.1% बनता है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड है छांगा मांगा के जंगलात भी अगर डाल लिए जाएं बीच में, नहीं वो लाहौर नहीं है, वो तो जाहिर है अलग है, वो तो जंगल पूरा है। लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो है कि आपका 25% जो एरिया है वो जंगलात पे होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। तो पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान का एरिया 2.5% जंगलात पे है। ठीक है। हमारे साथ जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पे 20% से ऊपर है दरख्त, ऊपर दरख्त। तो ये एक नेचुरल आपकी दौलत भी है, कुदरती दौलत ये भी है। आप देखें। अच्छा, फलदार दरख्त लगाया जाना और सिर्फ सायादार दरख्त लगाया जाना, इसमें क्या फर्क है? इसमें बैलेंस किया जाता है, इसमें बैलेंस किया जाता है। मिसाल के तौर पे बेरी है, बेरी जो है वो उस तरह कूलिंग इफेक्ट नहीं देती जिस तरह के सुखचैन देती है जी। लेकिन बेरी के साथ चूंकि फल है, आम है, हाँ, ये इनके चूंकि साथ फल भी हैं और फलों के ऊपर फिर परिंदे आते हैं, वो आपका इकोसिस्टम पूरा जो है वो इस तरह बहाल रखते हैं। तो आपको ये एक प्लान के साथ रखने पड़ते हैं कि कितने % आप छाँव वाले दरख्त लगाएंगे, कितने % आप फल वाले लगाएंगे, तो फिर आपकी नेचर जो है वो पूरी तरह ग्रो करेगी वहाँ पे और नज़र भी आएगी। यहाँ पे हमारे यहाँ हुकूमतें चाहती हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट भी बने हुए हैं, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर है, उनका बजट भी अरबों रुपए का है। अब वो करते क्या है, ये जो जिसकी बाबत आप लोग कह रहे हैं ना कि फूल लगा देते हैं, फूल भी हमारी ज़रूरत है, लेकिन अक्सर जगहों पे ग्राउंड कवर लगा देना चाहिए। यहाँ जहाँ पे कच्ची जगह है वहाँ पे ग्राउंड कवर कर देना चाहिए। वो घास की मुख्तलिफ अक़साम है या बूटियाँ हैं, वो बड़ी सस्ती होती हैं, वो लगा देना चाहिए। घास भी इसमें असरअंदाज होता है मौसम को बेहतर रखने में, एनवायरमेंटल चेंज जी, वो इस हद तक तो ज़रूर है कि आपकी अगर गर्द है तो वो कवर कर लेता है, कलीन का काम देता है घास। ठीक है। तो ये तो, और पानी की रिचार्ज, जमीन के अंदर रिचार्ज का सिस्टम चल रहा है, वो भी घास की जी, वो फिल्टर करने में वो मदद देता है। घास आपकी वेजिटेशन जो है सरफेस की, उसको बाहर रखने में मदद देता है। लेकिन आपको अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना है उसके लिए तो फिर आप बड़े दरख्त लगाने पड़ेंगे। आप नीम लगाएं, आप अर्जुन लगाएं, आप धरेक लगाएं, आप जामन लगाएं, आप आम लगाएं, आप एलेस्टोनिया लगाएं,
लेकिन आप सफेदा ना लगाएं। वो पानी चूस भी रहा है और ऑक्सीजन हमने एक प्रोग्राम पिछले में बात जी बिल्कुल, आप मोनोकार्ब्स ना लगाएं। पानी का कबाड़ा है, बिल्कुल ठीक है। अशरफ शेख साहब बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं हुकूमत अपना काम कर रही है, हम इंडिविजुअली भी अपना करें, फर्ज अदा करें। अपने घरों में जरूर पौधे और दरख्त लगाएं ताकि आप भी मौसम में बेहतरी लाने की वजह बन सकें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इससे पहले हम कौसे कज़ा रेनबो जिसको कहा जाता है उससे मुतल्लिक़ भी अपने नाज़रीन को बताते हैं कि आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कौसे कज़ा देखने का तजुर्बा किया होगा, लेकिन क्या आप इस मसले के पीछे छुपी साइंस के बारे में जानते हैं कि बनती किस तरह से रेनबो? अच्छा जी, तो साइंस भी बताते हैं सूरज की रोशनी असल में सफ़ेद होती है, लेकिन इसमें 7 रंग शामिल होते हैं जनाब। और जब आसमान में आबी बहारात मौजूद हों और सूरज पीछे हो तो सूरज की रोशनी बारिश के कतरों में दाखिल होती है और वहाँ से वो मुंतशिर हो जाती है, जो सफ़ेद रोशनी के बाद 7 रंग बिखेरती है। तो ये 7 रंग कौसे कज़ा कहलाए जाते हैं। नज़ारा दिखता है आपको, ये हर तरह जो हर कतरा होता है इसके अंदर सूरज की रोशनी को वापस हमारी आंखों तक भेजता है, और हर रंग का जाविया थोड़ा मुख्तलिफ होता है, और इस वजह से हमें आसमान पर एक मेहराब की शक्ल में 7 रंग नज़र आते हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, इसको देख के दिल सुभान अल्लाह ही कहता है। और ये नज़ारा कभी कभार बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद है, और आजकल तो बहुत कम इस तरह के नज़ारे देखे जाते हैं। बढ़ गई है। बिल्कुल, एक वक्त था, अब तो चांद पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता, तो कहाँ कौसे कज़ा देखना बहुत ही मुश्किल हो गया, वो भी हमारी वजह से। इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को खुद बेहतर बनाना होगा, खूबसूरत बनाना होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।